आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओके बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो से हम पढ़ेंगे भ्रूणीय परिवर्धन एवं सहगर्भता। भ्रूणीय परिवर्धन जिसको हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी कहते हैं और सहगर्भता का मतलब प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी किस प्रकार से होगी और उसके साथ जो भ्रूण का परिवर्धन है, डेवलपमेंट है, वो किस तरह से होगा, तो वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो भ्रूणीय परिवर्धन निषेचन के पश्चात किस तरह से भ्रूणीय परिवर्धन होता है, तो वो हम स्थितियाँ देखते हैं। तो ये जैसे हम एक गर्भाशय का चित्र बना लेते हैं। ये गर्भाशय की हम ड्रॉ कर देते हैं एंडोमेट्रियम। ये गर्भाशय की एंडोमेट्रियम है। तो ये अंडवाहिनी का जो एम्पुला, इस्थमस और एम्पुला का जो पार्ट है, वहाँ पर जैसे यहाँ अंडाणु आ रहा था और इस अंडाणु से यहाँ पर शुक्राणु का निषेचन हो जाता है एम्पुला में। अब निषेचित अंडाणु है वो सीलिया के माध्यम से यहाँ पर रोमावी उपकला उत्तक होते हैं, वो इस अंडाणु को गर्भाशय की ओर धकेलते रहते हैं। तो जैसे फर्स्ट डे यहाँ पर निषेचन हो गया शुक्राणु और अंडाणु के बीच में। तो जैसे ही निषेचन होता है उसके तुरंत पश्चात इसमें परिवर्धन शुरू हो जाते हैं, इसमें डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो होता क्या है कि जब अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन होता है तो दोनों में 23 गुणसूत्र होते हैं और यहाँ पर 46 गुणसूत्र बन जाते हैं। हालांकि दोनों यहाँ पर दोनों का केंद्र है वो यहाँ पर सम्मिश्रित हो जाते हैं, लेकिन दोनों केंद्र के मिलकर एक केंद्र नहीं बनते हैं। जैसे ही 23 गुणसूत्र शुक्राणु और 23 गुणसूत्र अंडाणु के मिलते हैं, उसके बाद तुरंत इसकी जो डिवाइडेशन है, वो विभाजन है, वो शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले ये इस काम होता है इसके अंदर जोना पेलुसिडा, इसमें एक आवरण होता है अंडावरण, जिसको अपन जोना पेलुसिडा बोल रहे हैं। अब ये जैसे ही ये अंडा निषेचित हो गया, ये गर्भाशय की तरफ मूवमेंट करेगा या खिसकता रहेगा। तो निषेचन के तुरंत पश्चात होगा क्या है कि ये जो जोना पेलुसिडा है, जैसे ये जोना पेलुसिडा अपन दिखा देते हैं, इसके अंदर ये तुरंत ही 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। और इसमें जो परिवर्तन होता है उसमें विशेष प्रकार का एक विभाजन होता है जिसको हम विदलन कहते हैं। विदलन में होता क्या है कि जो युग्मनज है उसका आकार तो वही रहता है, लेकिन इसके अंदर जो कोशिकाएं हैं वो बढ़ती रहती है और उनका आकार छोटा होता रहता है। हालांकि युग्मनज का आकार वैसा का वैसा ही रहता है। तो एक विशेष प्रकार का विभाजन होगा जिसको अपन विदलन कहेंगे, क्लीवेज। तो सबसे पहले इसमें 2 कोशिका होती है। 2 कोशिका के बाद में परिवर्तन ये चलता रहता है और 2 से फिर ये कोशिकाएं 4 कोशिकाएं बन जाती है, इनका आकार छोटा हो जाता है। 4 कोशिकाओं से शीघ्र ही ये 8 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इस तरह से 5, 6, 7 और 8 कोशिकाएं बन जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि निषेचन के तीसरे दिन, थर्ड डे, यहाँ पर क्या होता है कि इसके अंदर 16 कोशिकाएं बन जाती है। इस तरह से 16 कोशिकाएं इसके जोना पेलुसिडा के अंदर बन जाती है। और जब 16 कोशिकाएं इसके अंदर बन जाती है, इन प्रत्येक कोशिका को अपन कोरक खंड कहेंगे। कोरक ये खंड है, ब्लास्टोमियर्स या कोरक खंड कहेंगे। जब इसमें 16 कोरक खंड बन जाते हैं तो हम इसको मोरुला या तूतक कहेंगे। इस स्टेज को क्या कहेंगे? मोरुला, या हिंदी में इसको बोलते हैं तूतक। तो इसके मोरुला बनने की प्रक्रिया को अपन तूतक भवन या मोरुलेशन बोल देते हैं। ये काम होता है थर्ड डे। फर्स्ट डे जैसे निषेचन हुआ तो थर्ड डे ये मोरुला बन जाएगा। और इसके मोरुला कौन सी स्टेज है जिसके अंदर 16 कोरक खंड होते हैं, 16 कोशिकाएं होती है। अब धीरे धीरे ये जैसे गर्भाशय की तरफ खिसक रहा है तो 16 कोशिकाओं से फिर ये इसकी कोशिकाएं हैं वो बढ़ती रहेगी। तो धीरे धीरे क्या होता है कि इसकी जो जोना पेलुसिडा वो बाहरी आवरण है वो धीरे धीरे है वो ख़त्म होने लगता है, विलुप्त होने लगता है। तो जोना पेलुसिडा का आवरण है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। और इस तरह से ये जोना पेलुसिडा धीरे धीरे इसका आवरण ख़त्म हो रहा है। और आवरण जैसे ही ये मोरुला है वो गर्भाशय की अवकाशिका यानी जो इसकी गुहा है, इस गुहा के पास पहुंच जाता है तो ये जोना पेलुसिडा पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है। और फिर इसके बाहर की तरफ जो कोशिकाएं होंगी वो कोरखंडी होंगी। तो इस तरह से बाहर वाले जो कोरखंड हैं वो थोड़ी घनाकार और चपटी, फिर बाद में चपटी कोशिकाएं बन जाएगी। पहले घनाकार होती है फिर चपटी कोशिकाओं में बदल जाएगी और ये कोरखंड ही इसका एक बाहरी आवरण बना लेंगे। और शेष जो कोरक खंड है वो इसके अंदर भरे हुए रहेंगे, इस तरह से अंदर भरे रहेंगे। तो इस तरह से ये अवस्था जाती है मोरुला के बाद। जोना पेलुसिडा विलुप्त हो जाती है
और कोरकखंड की बाहरी जो कोशिकाएं होती है वो इसका एक बाहरी आवरण बना लेती है। इस आवरण को अपन पोष कोरक कहेंगे। पोष कोरक जो बाहर की तरफ ये कोशिकाओं का आवरण है जोना पेलुसिडा के खत्म होने के पश्चात इसको पोष कोरक कहेंगे। और कुछ कोशिकाएं इसके अंदर की तरफ भरी रहेगी, उसको अपन कहेंगे आंतरिक कोशिका समूह। इसको क्या कह देंगे? आंतरिक कोशिका समूह। अब ये पोष कोरक और आंतरिक कोशिका समूह, अब जो ये अंदर की कोशिका हो गया आंतरिक कोशिका समूह, ये तो एक्चुअल के अंदर आगे जाकर भ्रूण बनाएगा। और ये पोष कोरक की जो सेल है ये भ्रूण नहीं बनाएगी। ये जो पोष कोरक की कोशिकाएं हैं बाहर जो आपको दिख रही है, ये जो गर्भाशय का जो ये एंडोमेट्रियम है, अंतः स्तर है, इस अंतः स्तर से इसको चिपकने में मदद करेगी। होता क्या है कि जैसे ही ये पोष कोरक गर्भाशय के अंदर पहुंचता है, इसके गुहा में पहुंचता है, यहाँ से गर्भाशय के अंदर कुछ द्रव होते हैं, फ्लूइड होते हैं, वो फ्लूइड है इन कोशिकाओं से इसके अंदर पहुंचने लगते हैं, अंदर घुसने लगता है ये फ्लूइड। जिससे क्या होता है कि ये जो आंतरिक ये जो बाहरी कोशिका है इसके से ये फ्लूइड अंदर प्रवेश करने लगा। और अंदर फ्लूइड के प्रवेश करने से जो आंतरिक कोशिका समूह है ये एक साइड में जाकर लग जाएगा, क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड है वो प्रवेश करने लगेगा, यहाँ पर द्रव बनने लगेगा। इस द्रव के दबाव से ये जो आंतरिक कोशिका समूह है ये एक साइड में जाके लग जाएगा। और बाकी की जो बाहर वाली पोष कोरक की कोशिकाएं हैं वो और ज़्यादा चपटी हो जाएगी। और स्थिति यह आती है कि ये कोशिका बिल्कुल फिर चपटी चपटी हो जाती है। बाहर वाली जो पोष कोरक की कोशिकाएं हैं वो बिल्कुल चपटी चपटी हो जाएगी और अंदर वाली जो कोशिकाओं का समूह है वो एक सिरे पर लग जाएगा और बाकी के अंदर फ्लूइड भर जाएगा। अब इस रचना को हम कह देंगे कोरक पुट्टी। क्या कह देंगे? कोरक पुट्टी। तो इस कोरक पुट्टी की अवस्था में फिर ये जो गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम है, इस एंडोमेट्रियम से ये कोरक पुट्टी से चिपक जाएगी और चिपकने के पश्चात इसका रोपण है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 7 से 8 दिन के अंदर ये प्रोसेस पूरी हो जाती है रोपण की। कि फर्स्ट डे निश्चन हुआ तो उसके लगभग 7 से 8 दिन तक रोपण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो पहले जैसे युग्मनज बना, युग्मनज में 2 कोशिका अवस्था आई, फिर 4 कोशिका अवस्था आई, फिर 8 कोशिकीय, फिर 16 कोशिकीय। 16 कोशिका अवस्था को अपन कह रहे हैं मोरुला, इसकी कोशिका को अपन कह रहे हैं कोरकखंड। 16 कोशिकाओं से फिर ये विभाजन जारी रहता है। धीरे धीरे जोना पेलुसिडा विलुप्त होने लगती है और जैसे ही ये मोरुला गर्भाशय की अवकाशिका यानी गुहा तक पहुंचता है ये जोना पेलुसिडा विलुप्त हो जाती है। अब जो बाहर वाले कोरकखंड है वो इसकी एक आवरण बना लेते हैं जिसको अपन पोष कोरक कह रहे हैं और इसके अंदर कुछ कोशिकाएं भरी रहेगी जिसको आंतरिक कोशिका समूह कह रहे हैं। ये जो आंतरिक कोशिका समूह जिसको इनर सेल मास भी कहेंगे, ये एक्चुअल में जाके फिर आगे भ्रूण बनाएगा। और जो बाहर की तरफ या पोष कोरक की जो कोशिकाएं हैं ये आगे चलकर भ्रूण को घेरने के लिए कुछ एक्स्ट्रा भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण करेगा जो एंडोमेट्रियम में इसको रोपण में भी मदद करेगी और भ्रूण की सुरक्षा भी करेगी। तो ये यहाँ तक अपन ने रोपण फलिया कि कोरक पुट्टी की अवस्था में यानी मोरुला के बाद में कोरक पुट्टी की अवस्था, और कोरक पुट्टी अवस्था में जो युग्मनज है या भ्रूण है उसका रोपण हो जाएगा यहाँ पे एंडोमेट्रियम में। ये एंडोमेट्रियम से चिपक जाएगी और धीरे धीरे गर्भाशय और इस भ्रूण के बीच में अपरा बन जाएगी और इस अपरा के द्वारा ये आगे है वो पोषण और जितने भी इसके जो कार्य हैं वो यहाँ से संपन्न करेगा। तो देख लेते हैं इसको फटाफट हम। देखिए सगर्भता और भ्रूणीय परिवर्धन। तो पहले अपन पढ़ेंगे विदलन एवं भ्रूण का रोपण कैसे होता है। तो विदलन जैसे आपको बताया कि विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन होता है जिसमें युग्मनज का आकार नहीं बढ़ता है बल्कि उसमें कोशिकाएं बढ़ती रहती है और कोशिकाओं का आकार छोटा होता रहता है। तो निषेचन के पश्चात, निषेचन के तुरंत बाद युग्मनज का विकास प्रारंभ हो जाता है। सर्वप्रथम युग्मनज में विशेष प्रकार के समसूत्री विभाजन होता है जिससे युग्मनज में प्रत्येक विभाजन के बाद बनी कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है लेकिन कोशिकाओं का आकार घटता जाता है और युग्मनज का आकार वही रहता है। ऐसे विभाजनों को हम विदलन या क्लीवेज कहते हैं। विदलन अंडवाहिनी में ही शुरू हो जाता है, जैसे अपन चित्र में भी देखा जो परिवर्तन विदलन होता है वो अंडवाहिनी में शुरू हो जाता है, निषेचन होते ही तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। विदलन के फलस्वरूप बनी कोशिकाएं, विदलन के फलस्वरूप जो कोशिकाएं बनती हैं उनको कोरकखंड या ब्लास्टोमियर कहलाती है। उनको ब्लास्टोमियर्स कहेंगे या कोरकखंड कहेंगे हम। अब होगा क्या आगे, मोरुला का निर्माण होगा। तो मोरुला का निर्माण कैसे होगा, देखिए कि निरंतर विभाजनों के फलस्वरूप युग्मनज 16 कोरक खंडों में विभक्त हो जाता है।
अतः 16 कोशिकाओं युक्त भ्रूण को यह अवस्था तूतक या मोरुला कहलाती है। और ये तीसरे दिन 72 निषेचन के 72 घंटे के अंदर बन जाती है तीसरे दिन। तो 16 कोरखंड जब बन जाते हैं युग्मनज में, जब 16 कोशिकाएं बन जाती है तो उस अवस्था को अपन मोरुला या तूतक कहते हैं। मोरुला या तूतक निर्माण की प्रक्रिया को अपन तूतक भवन या मोरुलेशन भी कहते हैं। मोरुला निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण रूप से जोना पेलुसिडा नामक अंडावरण के अंदर ही होती है। ये भी अपने चित्र में देखा था कि जो मोरुला बनता है वो पूरी तरह से जोना पेलुसिडा के अंदर ही बनता है। ये जोना पेलुसिडा के अंदर क्यों बनता है? क्यों? इसका कारण है कि ये आवरण भ्रूण को अवांछित स्थान पर रोपित नहीं होने देता, यानी एंडोमेट्रियम के अलावा किसी भी स्थान से इसको चिपकने नहीं देता ये अंडावरण, ये जो जोना पेलुसिडा होता है। और मोरुला गर्भाशय की ओर खिसकता रहता है। अब क्या होगा कि मोरुला बन गया, मोरुला का जो अंडावरण है जोना पेलुसिडा वो उसको दूसरे स्थान पर चिपकने नहीं देगा, तो धीरे धीरे ये गर्भाशय की तरफ खिसकता रहेगा। अब क्या होता है, कोरकपुटी का निर्माण और रोपण की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। गर्भाशय की अवकाशिका यानी लुमेन ऑफ यूट्रस, यानी जो गुहा होती है यूट्रस की, उसमें पहुंचने पर मोरुला के ऊपर स्थित अंडावरण यानी जोना पेलुसिडा है वो विलुप्त हो जाती है। और मोरुला की जो बाह्य कोशिकाओं की जो परत होती है, यानी बाह्य जो कोरखंड होते हैं बाहर वाले, वो क्या होते हैं, घनाकार हो जाते हैं, घनाकार होती है पहले, और ये शीघ्र ही चपटी कोशिकाओं की परत में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे हम पोष कोरक कहते हैं, जिसको ट्रोफोब्लास्ट भी कहते हैं। देखिए, पोष कोरक या ट्रोफोब्लास्ट, इनको हम आउटर सेल मास भी कह सकते हैं। आउटर सेल मास भी इसको कह सकते हैं। बाह्य कोशिका समूह है। तो जो बाहर वाली जो कोरखंड है उन्होंने क्या कर लिया, एक चपटी कोशिकाओं की परत बना ली, तब उसको अपन कह रहे हैं पोष कोरक ट्रोफोब्लास्ट। पोष कोरक ट्रोफोब्लास्ट का मतलब है ये ऐसी सेल है जो आगे चलकर अपरा के निर्माण में मदद करेगी, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ बनाएगी और भ्रूण को पोषण में भी सहायता करेगी। इस कारण इसको पोष कोरक कहते हैं। पोष कोरक की कोशिकाएं भ्रूण के गर्भाशय के अंतः स्तर, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसमें चिपकाने और पोषण में सहायक होती है। तो पोष कोरक की जो कोशिकाएं होती है वो भ्रूण को गर्भाशय के अंतः स्तर जो एंडोमेट्रियम है उसको चिपका लेगी, यानी उसका रोपण हो जाएगा और उसके पोषण में भी सहायक होती है। तो ये कोरकपुटी के द्वारा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन इसमें। देखिए, पोष कोरक की अंदर ट्रोफोब्लास्ट जो है उसके अंदर कोशिकाओं का एक समूह होता है जो पोष कोरक से जुड़ा रहता है। इसे आंतरिक कोशिकीय समूह या इनर सेल मास भी कहते हैं। इसे एम्ब्रियोब्लास्ट भी कहते हैं। देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आंतरिक कोशिका समूह को हम एम्ब्रियोब्लास्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये वास्तव में, ये जो आंतरिक कोशिका समूह है ये वास्तव में आगे चलकर किसका निर्माण करेंगे, भ्रूण का निर्माण करेगा। ये डायरेक्ट भ्रूण का निर्माण में योगदान देता है। तो आंतरिक जो कोशिकाओं का समूह है वही आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करेगा। जो पोष कोरक की कोशिकाएं हैं वो डायरेक्ट भ्रूण में निर्माण में भाग नहीं लेगी। तो इसको अपन एम्ब्रियोब्लास्ट भी कहते हैं। ऐसी सेल जो एम्ब्रियो बनाने में मदद करेगी, एम्ब्रियो बनाएगी, उसको एम्ब्रियोब्लास्ट भी कह रहे हैं। अब गर्भाशय में जैसे ही देखो जो मोरुला है वो गर्भाशय में आ गया, तो गर्भाशय में कुछ द्रव फ्लूइड होता है, वो मोरुला के अंदर प्रवेश करता है, जिससे पोष कोरक आंशिक रूप से आंतरिक कोशिकाओं समूह से अलग हो जाती है और दोनों के बीच में गुहा बन जाती है। इस गुहा को अपन ब्लास्टोसील कह रहे हैं। तो जो गुहा जिसमें द्रव भर जाता है खाली जगह पे, उस गुहा को हम क्या कह रहे हैं, कोरक गुहा कह रहे हैं। यानी जैसे ही मोरुला गर्भाशय में प्रवेश करता है वहाँ से कुछ फ्लूइड द्रव उसके अंदर घुस जाता है, जिससे जो आंतरिक कोशिका समूह है वो हटकर एक साइड में जाकर लग जाता है। दोनों के बीच में गुहा बन गई और उस गुहा को अपन कोरक गुहा या ब्लास्टोसील बोल रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है कि कोरक गुहा में गर्भाशयी द्रव की मात्रा बढ़ती जाती है, ये द्रव उसके अंदर घुसता जाता है और मोरुला एक पुट्टी यानी सिस्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी उसकी बाह्य जो कोशिकाएं, पोष कोरक की कोशिकाएं, वो और ज़्यादा चपटी हो जाती है, जिससे पोष कोरक की कोशिकाएं और अधिक चपटी हो जाती है और पोष कोरक के अंदर स्थित जो आंतरिक कोशिका समूह है वो पुट्टी के एक सिरे पर स्थित हो जाता है, यानी एक सिरे पर जाकर लग जाता है। अब इस संरचना को हम कोरक पुट्टी या ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अब जो ये द्रव बनने से जो चपटी संरचना बन गई, पोष कोरक की कोशिकाएं जो चपटी संरचना बना ली, उसको अपन कोरक पुट्टी कह रहे हैं और ये कोरक पुट्टी ही रोपण में सहायक होगी। अब एक चीज़ और है कि कोरक पुट्टी में जिस तरफ आंतरिक कोशिका समूह स्थित होता है, जैसे ये
चपटी कोशिकाओं की कोरक पुटी है, ये जिस ओर इसके आंतरिक कोशिकाएं समूह से लगा हुआ है उसको तो अपन कहेंगे सक्रिय ध्रुव, और इसका विपरीत जो होगा उसको बोलेंगे अपन अल्पक्रिय ध्रुव। तो ये सक्रिय ध्रुव ही गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से चिपकेगा, उसी की तरफ से चिपकेगा और उधर ही अपरा का निर्माण होने वाला है। तो कोरक पुटी के जिस सिरे पर आंतरिक कोशिका समूह स्थित होता है उसको सक्रिय ध्रुव एनिमल पोल कहते हैं, और इसके विपरीत जो सिरा होता है उसको अल्पक्रिय ध्रुव या वेजिटल पोल भी कहा जाता है। कोरक पुटी के बनते ही सक्रिय ध्रुव की ओर भ्रूण गर्भाशय की अंतःस्तर एंडोमेट्रियम से चिपक जाती है, जिसे रोपण या इम्प्लांटेशन भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रोपण किस अवस्था में होता है? कोरक पुटी अवस्था में। मोरुला में कभी रोपण नहीं होता है, कोरक पुटी अवस्था में रोपण होता है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। रोपण का मतलब है कि भ्रूण कोरक पुटी अवस्था में जब गर्भाशय के अंतःस्तर से चिपक जाता है तो उसको अपन रोपण कहते हैं। रोपण के बाद अपरा का निर्माण शुरू हो जाता है। तो जैसे रोपण हो जाता है फिर धीरे धीरे अपरा का निर्माण भी शुरू हो जाता है, प्लेसेंटा का निर्माण भी शुरू हो जाता है। कि महत्वपूर्ण बात ये हो रहा है कि मानव में अंतराली रोपण इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन पाया जाता है। इसमें कोरक पुटी गर्भाशय के अंतःस्तर में धस जाती है और इसके गर्भाशय के उत्तक इसको चारों ओर से घेर लेते हैं। होता क्या है, जैसे ये गर्भाशय है, जैसे ये गर्भाशय है तो इसके अंदर जो इसके एंडोमेट्रियम होते हैं उस एंडोमेट्रियम के अंदर ये पूरी तरह से धस जाता है, यानी सतह से चिपका हुआ नहीं रहता। और जानवरों के अंदर क्या होता है कि भ्रूण सतह से चिपका रहता है, बस लटका रहता है गुहा के अंदर इस तरह से, गर्भाशय गुहा में। जबकि हमारे अंदर ऐसा नहीं होता है, जो कोरक पुटी है या भ्रूण है वो पूरी तरह से गर्भाशय के अंदर धस जाता है और इसको फिर गर्भाशय के उत्तक है वो घेर लेते हैं और पूरी तरह से इसको अंदर की तरफ ले लेते हैं। तो इस तरह का रोपण कहलाता है अंतराली रोपण या इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। तो ये मानव में के अंदर पाया जाता है और इसमें क्या होता है कि कोरक पुटी पूरी तरह से गर्भाशय के अंदर धस जाती है। तो ये अपना, अब इसको अपन एक डायग्राम की तरह इसको समझ लेते हैं। देखिए कि क्या हो रहा है, किस तरह से अपने ये शुक्राणु और अंडाणु है, इनका निषेचन होता है तो युग्मनज बन गया। अब युग्मनज पहले दिन युग्मनज बन गया, ये युग्मनज बन गया और इसके बाहर की तरफ ये आवरण है जोना पेलुसिडा का। अब इसमें विदलन शुरू हो गया, क्लीवेज। विदलन का मतलब है विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन। इसमें युग्मनज का आकार तो वही रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो कोशिकाएं बनेगी उसकी संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन उनका आकार छोटा होता रहेगा, जबकि युग्मनज का आकार नहीं बढ़ेगा, युग्मनज का आकार वैसा का वैसा ही रहेगा। फिर देखिए क्या हुआ है, जोना पेलुसिडा के अंदर पहले ये कोशिका था, फिर ये दो कोशिका आ गई। दूसरे दिन ये हुआ कि इसमें दो कोशिका अवस्था बन गई, दो कोशिका बन गई। फिर क्या होगा, दो कोशिकाएं थी, उन्होंने फिर से विभाजन करके चार कोशिकाएं बना ली, तो चार कोशिका अवस्था आ गई। चार ने क्या किया, फिर 8 कोशिकाएं बना ली, क्योंकि कोशिका विभाजन होता है तो 1 से 2 बनती है, तो 8 कोशिका अवस्था आ गई। ये भी जोना पेलुसिडा के अंदर ही हो रहा है। फिर धीरे धीरे 8 कोशिकाओं ने फिर विभाजित होकर 16 कोशिका अवस्था आ गई, और 16 कोशिका अवस्था को अपन तुत्तक या मोरुला कहते हैं, और इसकी प्रत्येक कोशिका को अपन कोरक खंड या ब्लास्टोमियर कहते हैं। और तीसरे दिन ये स्थिति आ जाती है कि युग्मनज मोरुला में परिवर्तित हो जाता है तीसरे दिन निषेचन के, तो ये मोरुला बन चुका है। अब धीरे धीरे क्या होगा, इसके बाहर की तरफ जो जोना पेलुसिडा है वो विलुप्त हो रहा है। जैसे ये जोना पेलुसिडा है तो ये धीरे धीरे ये जोना पेलुसिडा विलुप्त हो रहा है, ये जोना पेलुसिडा विलुप्त हो रहा है। तो होगा क्या कि देखो ये जो 16 कोशिका है अभी मोरुला है, इसकी और भी कोशिकाएं धीरे धीरे बढ़ रही है कि 16 से 32, 32 से 64 ये काम चलता रहेगा। तो इसकी जो बाहर वाली कोशिकाएं, सबसे बाहर वाली, ये क्या करती है, ये इस तरह से कोशिकाएं हैं, ये एक तरह से आवरण बना रही है। पहले ये घनाकार होती है, फिर ये चपटी हो जाती है धीरे धीरे। इन कोशिकाओं को अपन कहते हैं पोष कोरक। ये जो आवरण बना रही है ये कोरक खंड बाहर वाले, इसको अपन कह रहे हैं पोष कोरक या ट्रोपोब्लास्ट। और कुछ कोशिकाएं इसके अंदर की तरफ स्थित है, इसको अपन बोल रहे हैं आंतरिक कोशिका समूह है, और इसके अंदर कुछ फ्लूइड भरने लगता है, जिसको अपन कहेंगे द्रव या फ्लूइड इसके अंदर भर रहा है। और धीरे धीरे क्या होता है कि ये फ्लूइड है, इसकी मात्रा बढ़ने लगती है, और ये जो आंतरिक कोशिका समूह है ये खिसक कर एक साइड में जाकर जुड़ जाता है पोष कोरक की कोशिकाओं से, ये एक तरफ जाकर जुड़ गया और इसके अंदर ये गुहा पैदा हो गई। तो इस गुहा को तो अपन कह रहे हैं कोरक गुहा या ब्लास्टोसिल। ये कोशिकाओं का समूह है, आंतरिक कोशिका समूह है। ये बाहर वाली चपटी कोशिकाओं का आवरण है, ये कहलाता है पोष कोरक, और इसके अंदर ये भर गया है गर्भाशय द्रव्य। और इस स्टेज को अपन कह देंगे अब कोरक पुट्टी या ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट बोल दिया। ये चौथे दिन यानी निषेचन के 96 घंटे के अंदर
या चौथे दिन ये अवस्था विकसित हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आंतरिक कोशिका समूह है ये ही फिर एक्चुअल में भ्रूण बनाएगा, जबकि ये जो पोषकोरक है बाहर वाला ये भ्रूणीय झिल्लियाँ ही बनाएगा जो अपना निर्माण में काम आएगी। तो 7 से 8 दिन के अंदर फिर क्या होता है कि पूरी तरह से गर्भाशय के अंत स्तर के अंदर एंडोमेट्रियम में इसका रोपण हो जाता है, इसको गर्भाशय के उत्तर इसको घेर लेते हैं और 7-8 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से ये होता है रोपण की प्रक्रिया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अपन इसमें थोड़ा और कुछ कि रोपण के पश्चात क्या होता है। तो रोपण के पश्चात होता है जननी स्तरों का निर्माण और गैस्ट्रुला भवन। तो देखिए होता क्या है, अभी आपको बताया था आंतरिक कोशिका समूह है। तो रोपण के तुरंत बाद कोरक पुटी में जो आंतरिक कोशिका समूह है जिसको इनर सेल मास भी कह रहे हैं, इसके द्वारा कोशिकाओं के 3 स्तरों का निर्माण होता है, जिनको अपन क्या कहते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म कहते हैं। तो इस तरह से 3 स्तरों का निर्माण हो गया, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। यानी एक्टोडर्म बाहरी स्तर होता है, ये मीजोडर्म मध्य स्तर होता है, एंडोडर्म भीतरी स्तर होता है। सबसे पहले बनता है एंडोडर्म, उसके बाद में बनता है एक्टोडर्म और सबसे लास्ट में बनता है मीजोडर्म। ये 3 स्तर इस तरह से इसके अंदर विकसित हो जाते हैं। जो आंतरिक कोशिका समूह होता है उससे 3 स्तर बनते हैं और वो होते हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। अब ये जो 3 स्तर बनते हैं, यानी इस स्थिति में क्या होता है कि जो भ्रूण होता है वो त्रिस्तरीय दिखाई देने लगता है, त्रिस्तरीय दिखाई देता है। अभी तो केवल एक स्तरीय था, लेकिन अभी इसके 3 स्तर बन जाएंगे। जैसे ये भ्रूण होगा तो इसके अंदर एक तो होगी अंदर की तरफ तो होगी एंडोडर्म और बाहर की तरफ होगी एक्टोडर्म, और बाद में इनके बीच में दोनों के बीच में बन जाएगी मीजोडर्म। तो इस तरह से 3 स्तर इसके बन जाएंगे, 3 स्तर इसके दिखाई देने लग जाएंगे। ये तीनों जो स्तर होते हैं यानी एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ये मनुष्य के सभी अंगों का निर्माण करते हैं, सभी अंगों का निर्माण करते हैं। बॉडी के जो टोटल अंग है, सारे जो ऑर्गन है, उनका सभी का निर्माण ये तीनों जन स्तर करेंगे। किसी से क्या बनेगा, किसी से क्या बनेगा, और पूरी बॉडी का निर्माण कर लेंगे। तो मतलब कहने का मतलब है अंग जनन जो होगा, यानी अंगों के निर्माण की प्रक्रिया को अपन अंग जनन कहेंगे। तो ये जो अंगों का निर्माण होगा, अंग जनन होगा, वो तीनों जनन स्तर के द्वारा किए जाते हैं। इन स्तरों को अपन भ्रूणीय झिल्लियाँ भी कहते हैं, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। देखो ये स्तर है तो एक झिल्ली की तरह लगते हैं, तो इनको भ्रूणीय झिल्लियाँ भी कहा जाता है। आंतरिक कोशिका समूह में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो आंतरिक कोशिका समूह होता है उसमें कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिनको स्टेम सेल कहते हैं, स्टेम सेल या स्टेम कोशिकाएं कहते हैं। ये स्टेम सेल क्या होती है, ये ऐसी कोशिकाएं होती है जो किसी भी अंग का निर्माण कर सकती है। ये सुरक्षित रहती है, यानी जो ये कोशिकाओं का समूह आंतरिक कोशिका, जैसे हमने ये देखा कि ये कोरक पुट्टी है और इसके अंदर ये जो कोशिकाओं का समूह है ये आंतरिक कोशिका समूह है। अब इसके अंदर कुछ ऐसी कोशिकाएं होंगी, जैसे मान लीजिए इसके अंदर कुछ ऐसी कोशिकाएं, एक तो ये है, एक ये, ऐसी कोशिकाएं होती है, इनको अपन कहेंगे स्टेम सेल। ये स्टेम सेल क्या करेगी, आगे जाकर किसी भी तरह के अंग के या उत्तक का निर्माण कर सकती है पूरी तरह से। तो आंतरिक कोशिका समूह में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिनको स्टेम सेल कहते हैं। स्टेम कोशिकाएं अविभेदित और पूर्ण सख्त कोशिकाएं होती है। अविभेदित का मतलब है अभी इससे किसी तरह का उत्तक या अंग नहीं बना है, और पूर्ण सख्त का मतलब है एक कोशिका पूर्ण अंग का या उत्तक का निर्माण कर सकती है। ऐसी इसके अंदर ताकत होती है, ऐसी इसमें एक क्षमता होती है कि ये कोशिकाएं अविभेदित और पूर्ण सख्त कोशिकाएं होती है। ये शरीर की किसी भी उत्तक या अंग का निर्माण कर सकती है। तो ऐसी कोशिकाएं मिलती है आंतरिक कोशिका समूह में जो बॉडी के सभी अंगों का निर्माण कर लेती है। तो ये तो था आपका रोपण की प्रक्रिया, तो अपन इसके बारे में पढ़ लिया है। और नेक्स्ट अपन अपरा और अपना निर्माण के बारे में भी पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।